करते हैं और पढ़ते हैं अपना आज का नया टॉपिक। ठीक है, आज का अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सपोज करिए हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, देखा था हमने कंप्लीट क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लीडिंग क्वेश्चन। तो व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन, क्या होता है लीडिंग क्वेश्चन? एनीवन? सर भाई सिंगल एक लाइन में ऐसा बोले तो क्वेश्चन, एक आंसर सजेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर सजेस्ट हो रहा है। ओके, बाय सर जिस बाय किसके द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है? भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से, जैसे कि ये पूछे क्या तुमने, जैसे एक क्वेश्चन होता है ना, क्या तुमने पीले कलर की शर्ट पहनी है या नहीं, तो इसमें आंसर क्वेश्चन में सजेस्ट हो रहा है कि पीले कलर की शर्ट, इस टाइप की। ओके, चलिए। और हर्ष? सर जिसका आंसर यस और नो में मिले। ये हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, समझिएगा कि क्या होता है। वेर अ पार्टी इज एग्जामिनिंग द विटनेसेस, when one party examining the other person or an accused person, और वहां पर विच सजेस्टिंग द आंसर इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है सपोज करिए ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए बी के मर्डर के लिए ट्राई किया गया है। यहाँ पर ए से पूछा जा रहा है कि वेदर ऑन दैट डे यू वर इन कैलकाटा, यू वॉज इन कैलकाटा। यस और नो में बताना है कि वो कैलकाटा में था कि नहीं था। ठीक है, द क्वेश्चन विच आर सजेस्टिंग द आंसर इटसेल्फ इज अ लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए जरा सेक्शन 146। Section 146, leading question, clause 1. Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question. ठीक है ना, जो जी पर्सन एक्सपेक्ट करता है, रिसीव करता है। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा कि आप कलकत्ता में थे, क्योंकि ऑफेंस तभी बनेगा जब वो कलकत्ता में होगा, तभी ऑफेंस कर पाएगा। ए ए के एडवोकेट का ए से ये पूछना है कि वेदर ऑन द डे यू वर इन कलकत्ता, यू वाज इन कलकत्ता, तो कलकत्ता में थे कि नहीं थे। यहाँ से प्रूव हो जाएगा अगर वो कलकत्ता में थे, क्योंकि उनका जो है बाहर आना जाना लगा रहता है। ही इज एन एक्यूज पर्सन। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा लिखा, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विच इज एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, जो आंसर उससे उम्मीद करता है वही उधर से मिले। ठीक है, व्हेन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, कब लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? व्हाट आर द कंडीशंस इन विच द लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, बताइए जरा क्लॉज 3। Clause 3, 146, Clause 3. The court shall permit leading question as to matters which are introductory or undisputed, or which have 404। लास्ट क्लॉज क्या है भाई इसमें? by leading questions may be asked in cross examination. यही वाला तो पढ़ना है, 4 वाला। लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जनरली लीडिंग क्वेश्चन में ओनली बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, जब अपोजिट पार्टी के विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तभी लीडिंग क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है, अदरवाइज लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, नहीं पूछा जा सकता। इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता। बेसिक प्रिंसिपल बता दें कि लीडिंग क्वेश्चन कैन ओनली बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सो व्हेन इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, कब ये री एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा जा सकता है? तो जरा बताइए क्लॉज 2। जी 146 clause 2, leading questions must not, if objected to be to by the adverse party, be asked in an examination in chief or in a re-examination except with the permission of the court. ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जाम वेर इट हैज बीन ऑब्जेक्टेड बाय द अदर पार्टी, जहां अदर पार्टी के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया है। तो लीडिंग क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा क्या में एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में, लेकिन पूछा जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। Court. अंडरलाइन
विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जो है लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट। Clause 3. हम्म Clause 3. The court shall permit leading question as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved. देखिए, जहां पर कोर्ट को लगता है कि ये तो सफिशिएंटली प्रूव्ड है, तो यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन इन चीफ और एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में भी द क्वेश्चन विच आर रिलेटिंग इंट्रोडक्टरी कोई क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, वो इंट्रोडक्टरी इटसेल्फ अनडिस्प्यूटेड है, ये प्रूव्ड है कि ही इज एन अक्यूज्ड। अभी पूछा जा रहा है कि उससे वेदर यू हैव कमिटेड द ऑफेंस और नॉट, यस और नो, प्रूव्ड है कि उन्होंने किया है, ठीक है। तो इट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन। तो कहा जनरली कब पूछा जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीनों ऑप्शन होंगे तो आप सिर्फ लगाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, और ऑल ऑफ द अबव भी भले ही आंसर में हो, आप ऑल ऑफ द अबव नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात? कब पूछा जाता है? Cross एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन। और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात? यस नो? जी भाई, क्लियर है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। अब सेक्शन 148। Section 148. Cross examination as to previous statements in writing. A witness may be cross examined to as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question, without such writing being shown to him or देखिए being सुन proved. लीजिए, पहले हम इसको बता दें कहना क्या चाहता है। देखिए, वेयर एनी पर्सन हैज बीन previously examined and have been previously given the statement in writing, अगर किसी पर्सन ने कोई एग्जामिनेशन में, किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में प्रीवियसली वेयर एनी पर्सन हैज गिवन एविडेंस इन राइटिंग, एविडेंस दिया है राइटिंग में, स्टेटमेंट दिया है राइटिंग में, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर सच पर्सन कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड फॉर सच राइटिंग। जो स्टेटमेंट राइटिंग में दिया है या रिड्यूस टू राइटिंग किया गया है प्रीवियसली किसी पर्सन के द्वारा, क्या उस पर्सन को उस राइटिंग के बेस पर कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है? तो कहा कि उस पहले तो जो पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है राइटिंग में, उस स्टेटमेंट को प्रूव, दो चीजें यहाँ पर कही गई है कि वो स्टेटमेंट जो है प्रूव किया जा सकता है विदाउट शोइंग सच पर्सन। अंडरलाइन कीजिएगा, बिना उस पर्सन को दिखाए और बिना प्रूव किए, और उस स्टेटमेंट के लिए कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, पर्सन को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है उस पर्सन को उस स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उसकी जो अटेंशन है आपको वहां तक ले जानी होगी, बताना होगा कि ऑन दैट पर्टिकुलर ओकेजन यू हैव मेड अ रिटन स्टेटमेंट, इन दैट रिटन स्टेटमेंट यू हैव गिवन सच एंड सच थिंग which are under the opinion of the court whether it is relevant or not। जो आपने दिया था वो रिटर्न में दिया था, और उसके लिए उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन कब कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा? ऐसा स्टेटमेंट राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, ऐसा स्टेटमेंट विदाउट शोन टू हिम, अंडरलाइन कीजिएगा, यही पूछा जाता है, क्या शो करके या विदाउट शोइंग? विदाउट शोन टू हिम, एंड सच स्टेटमेंट वाज नॉट प्रूव्ड, और ऐसा स्टेटमेंट प्रूव भी नहीं हुआ हो, तभी उस स्टेटमेंट के लिए जो प्रीवियसली राइटिंग में किया गया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो पूछा जाता है कि व्हेन अ पर्सन कैन बी contradicted in cross examination for a statement made by him previously, जब उसके द्वारा प्रीवियसली कोई स्टेटमेंट राइटिंग में दिया गया है, तो क्या सब्सिक्वेंटली उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है? बस उसको बताना होगा कि उस टाइम पे आपने वो स्टेटमेंट दिया था, राइटिंग में था, वहां आपने वो लिखा था, वो गलत है। पढ़िए भाई आगे से जहां तक पढ़ दिया था उसके आगे से। सर मैं इसको समझा नहीं सर। 148 शुरू
पढ़िए शुरू से पहले फिर समझाते हैं। Section 148 sir. A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question without such writing being shown to him or being proved. रुक But जाइए, देखिए यहाँ कह रहा है कि किसी विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है उस स्टेटमेंट के लिए जो उसने राइटिंग में दिया था प्रीवियसली। समझ रहे हैं आप? किसी पर्सन का क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है उस स्टेटमेंट के लिए जो प्रीवियसली उन्होंने राइटिंग में दिया था, लेकिन ऐसी राइटिंग उसको शो ना की गई हो। सपोज करिए कि स्टेटमेंट जो एक विटनेस था, एक स्टेटमेंट उन्होंने राइटिंग में दिया था, अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं उसी राइटिंग के बेस पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था राइटिंग में, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था इन रिटन, अब उसी पर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते सब्सिक्वेंटली, तो कर सकते हैं, लेकिन वो राइटिंग उसको दिखाई ना जाए। पहला क्वेश्चन रखा कि वो राइटिंग उसको दिखाई ना जाए, दूसरा वो राइटिंग प्रूव्ड ना हो कि वो जो है वैलिड है और प्रूव्ड ना हो। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे कह रहा है बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय राइटिंग, जहां पर उसकी राइटिंग को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाना आप चाहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट की जाए, वहां पर जो है याद रखिएगा ऐसा आपको बताना होगा। देखिए अटेंशन वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा कि आपको उसकी अटेंशन वहां ले जानी होगी जिस से रिलेटेड उन्होंने वो राइटिंग बनाई होगी। ऐसे अटेंशन ले जाकर आप जो है उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? clear sir, clear है। अनुसैया, हारिस, सब जी सर। स्टूडेंट जी भाई, सेक्शन clear है। पूछा जाता है कि whether a witness can be examined for a statement made previously in writing, किया जा सकता है, लेकिन दो बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो राइटिंग दिखाई ना जाए उस विटनेस को। दूसरा बताइए। प्रूव ना हो। और अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, उसकी अटेंशन ड्रॉ करनी होगी उस स्टेटमेंट की तरफ जो उन्होंने राइटिंग में दिया था। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट 149 व्हाट क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो कहा कि तो वो सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके अलग भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर दीज क्वेश्चन, बताइए। Section 149 questions lawful in cross examination. When a witness is cross examined, he may, in addition to the questions herein before referred, to be asked any questions which tend A. to test his veracity, or B. अंडरलाइन कीजिएगा, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी सत्यवादिता को परखने के लिए, क्या वो सत्य है कि नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन ही हमने बताया था होता ही इसलिए टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए, सत्यवादिता को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट G. B. to discover who he is and what is his position in life. कौन है वो, जीवन में उसकी क्या पोजीशन है कौन वो पर्सन। ठीक है। थर्ड C. to shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture. अंडरलाइन कीजिएगा, क्या कह रहा है कि टू शेक हिज क्रेडिट, उस पर्सन के क्रेडिट को शेक करना, उसका जो क्रेडिट है उसको शेक करना। बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को इंजरी पहुंचाकर उसको, उसके जो क्रेडिट है, उसकी जो सत्यवादिता है, उसकी जो शील है, उसकी जो दोषसिद्धि है, उसको जो है कैरेक्टर को, उसके शील को, उसके कैरेक्टर को जो है उसके शेक कर देना, हिला डुला देना, उसके ऐसे सवाल पूछना कि जिससे उसके कैरेक्टर पे बात आ जाए, भले ही वो उसको लगे कि वो क्रिमिनेट कर रहा है। हमने पढ़ा था ना लास्ट 137 में।
ठीक है, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, जो जनरल इमोरल कैरेक्टर के होंगे। जनरल इमोरल कैरेक्टर के होंगे, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्लियर है बात? आगे देखो, प्रोविजन में लिखी है बात, जी भाई लिखिए। Yes, sir. कैन नॉट बी परमिसेबल टू आस्क द जनरल इमोरल कैरेक्टर क्वेश्चन और प्रीवियसली सेक्सुअल एक्सपीरियंस, अंडरलाइन कर लीजिएगा तीनों वर्ड। ठीक है, अब टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, उसके क्रेडिट को, उसकी सत्यवादिता को शेक करना बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। तो अब देखते हैं कि क्या है, जरा सेक्शन 156 पढ़िए। Section 156, exclusion of evidence to contradict with answers to questions testing veracity. When a देखिए, bit, रुकिए, अब पहले समझिए कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि किसी पर्सन से कोई क्वेश्चन किया गया, where a person has been questioned one question, उससे क्वेश्चन किया गया, have been asked to give a answer। अब उसने जो उस क्वेश्चन का आंसर दिया उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। यहां पर सेक्शन 156 कहना चाह रहा है कि जहां पर किसी पार्टी से, किसी विटनेस से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन कोई क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन जो उसकी वेरासिटी को टेस्ट कर रहा था, जो उसने आंसर दिया, उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। अब उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा, कहीं में एग्जामिनेशन के दौरान किया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में किया जा सकता है। लेकिन अगर उस पर्सन ने, सपोज करिए आपने पूछा कि वेदर यू हैव बीन डिसमिस फ्रॉम योर पोस्ट, क्या आप अपनी पोस्ट से डिसमिस हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो डिसमिस नहीं हुए, और वो रियल में हुए, तो गिविंग अ फॉल्स एविडेंस, उनको फॉर गिविंग अ फॉल्स एविडेंस उनका चार्ज हो सकता है, उनके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है फॉर गिविंग द फॉल्स एविडेंस। बट यू कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट हिम कि नहीं सर ये तो डिसमिस हुए थे, हम आपको एविडेंस देने के डिसमिस हुए हैं। समझ रहे हैं आप? where a question has been put to a person and the answer in reply to the question cannot be contradicted, यही जिस्ट है सेक्शन 156 का। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, पढ़िए। Section 156, exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only, insofar as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him. But if he answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence. ठीक है ना? अगर वो कुछ एक ऐसे आंसर देते हैं कि जो उनको चार्ज करता है, वो हो सकता है जहां पर इस तरीके के आंसर दिए हैं, इस तरीके का आंसर दिया है कि जो उनकी वेरासिटी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो उनकी वेरासिटी को टेस्ट कर रहा है, और उनके द्वारा जो आंसर दिया गया वो वैलिड है। तो इट में बी इनवैलिड, इनवैलिड हो सकता है, वो इलीगल क्वेश्चन, इलीगल आंसर हो सकता है, झूठा आंसर हो सकता है। अगर उन्होंने झूठ बोला है तो आप जाइए गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए चार्ज लगवाइए, उनके उस आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? जी भाई क्लियर है। ठीक है, लेकिन देर आर टू एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन है जहां हो सकता है किसी पर्सन से पूछा गया वेदर यू हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, कि आपका जो कन्विक्शन हुआ था प्रीवियसली, अब उन्होंने कहा कन्विक्शन नहीं हुआ था हमारा। अब यहाँ पर देखिए, कन्विक्शन जो है उसकी वेरासिटी से रिलेटेड है, सत्यता से रिलेटेड है। अब उसकी वेरासिटी को आप चेक कर सकते हैं बाय एडिजिंग एन एविडेंस। आप एविडेंस देके कह सकते हैं कि सर नहीं, देखिए ये झूठ बोल रहे हैं, ये प्रीवियसली भी जो है दो मामलों में कन्विक्टेड पर्सन है। क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। एक मिनट, ठीक है, क्लियर है बात?
अब जरा इसका इलिस्ट्रेशन पढ़िए पहले। देखिए इलिस्ट्रेशन कह रहा है कि एक इंश्योरर है, एक इंश्योरर जो है वो क्लेम करता है फ्रॉड के ग्राउंड पे, एक पर्सन है हु हैज बीन इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड किया गया था एक पर्सन है, वो इंश्योरेंस जो है क्लेम करते हैं ऑन द फॉल्स ग्राउंड, फॉल्स ग्राउंड पर वो जो है इंश्योरेंस क्लेम करते हैं इन द ट्रांजैक्शन। अब उनसे जो है जब इंश्योरेंस कंपनी उनसे कहती है, कहने लगे आप फॉल्स ग्राउंड पे जो क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं फॉल्स ग्राउंड नहीं है। अब वो कहते हैं हम इसका एविडेंस देते हैं कि फॉल्स है। कोर्ट कहेगी नहीं, आपने उनके जो वेरासिटी थी उसको चेक किया, लेकिन उस वेरासिटी को चेक करने के आंसर को आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। पढ़िए जरा। A claim against an underwriter is registered on the ground of ये क्लेम नहीं है, ये अक्लेम। जी सॉरी भाई A claim against an underwriter is registered on the ground of fraud. The claimant is asked whether in a former transaction he had not made the fraudulent claim. He denies it. Evidence is offered to show that he did make such a claim. The evidence is inadmissible. अब वो पीछे कह रहा है कि वो आपने पिछले क्लेम में फ्रॉड किया था, उसने कहा नहीं हमने फ्रॉड नहीं किया था, हमने फ्रॉड नहीं किया था। अब वो कहता है मैं एविडेंस प्रोड्यूस करता हूँ, एविडेंस नहीं दिया जाएगा, इनएडमिसिबल होगा। क्लियर है बात? जी भाई नेक्स्ट। B. A witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty. He denies it. Evidence is offered to show that he was dismissed for dishonesty. The evidence is not admissible. अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमने बताया वाई। अच्छा चलिए पहले एक्सेप्शन वन पढ़िए, एक्सेप्शन वन पढ़िए। Exception 1. If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence may be given of his previous conviction. देखिए समझिएगा क्या कह रहा है कि इफ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम एंड इट डिनाइज इट, ही डिनाइज इट। एक क्रिमिनल है, सपोज उसने डिनाई कर दिया, आप एविडेंस दे सकते हैं, आप कह सकते हैं सर ये तो प्रीवियसली कन्विक्ट हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि अ पर्सन हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, वेदर डिसमिसल इज अ कन्विक्शन। नहीं भाई वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आ जाएगा। दैट इज ओनली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। देयरफॉर याद रखिएगा अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 156 में याद रखिएगा इलिस्ट्रेशन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्री मेंस में पूछा गया है। प्रॉब्लम देके आपको सेम डिक्टो फिगर आएंगी, सेम पूछा जाएगा, आपको याद रखना है इनएडमिसिबल है। क्यों इनएडमिसिबल है बताया है, क्यों है कि क्योंकि ये डिसमिसल जो है कन्विक्शन नहीं है। Dismissal is not conviction, it is only a departmental inquiry. After the departmental inquiry, a person has been dismissed from his job. कन्विक्शन में आप एविडेंस एड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल कह रहा है कि वेयर अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रिलेटिंग टू टेस्टिंग द वेरिसिटी ऑफ अ पर्सन एंड द आंसर कैन नॉट बी रिबर्टेड। अगर कोई आंसर दिया है कैन नॉट बी रिबर्टेड और कॉन्ट्राडिक्टिंग बाय एड्यूसिंग द एविडेंस। क्लियर है बात? यस नो? जी भाई क्लियर है भाई। एक्सप्लेनेशन सेकंड, सॉरी एक्सेप्शन। Exception 2. If a witness is asked any question tending to impeach his impartiality and answers it by denying the facts suggested, he may be contradicted. इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसकी निष्पक्षता से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया। अब उससे पूछा गया कि क्या आपके जो है खूनी रंजिश थी किसी पर्सन से, उन्होंने कहा नहीं। अ पर्सन हैज बीन ट्राइड फॉर कमिटिंग अ मर्डर ऑफ बी, और उनके पहले से ही खूनी रंजिश के रिश्ते रहे हैं, पहले भी उनके यहाँ मर्डर हुए हैं, कुछ ऐसे तरीके के मर्डर हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा तो कुछ ऐसा नहीं था और हमारे ऊपर तो झूठा इल्जाम है, एविडेंस दिया जा सकता है कि सर देखिए इनके तो खूनी रंजिश है पहले से। इलिस्ट्रेशन डी पढ़िए। Illustration D. A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of B, against whom he gives evidence. He denies it. He may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality. क्लियर है बात? जी भाई क्लियर। क्लियर टू एवरीवन, है ना? चलिए अब आ जाइए सेक्शन 158।
158 पढ़ना है भाई? इम्पीचमेंट, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ द विटनेस। देखिए, किसी भी पार्टी का जो है, किसी भी विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है। 3 ग्राउंड दिए हैं कि अगर कोई विटनेस जो है, जो पार्टी जिसने कॉल किया है, या तो उन्हीं से वो जो है इम्पार्शियल नहीं है, और ही हैज बिकम होस्टाइल, वो होस्टाइल हो गए हैं, या अपोजिट पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एंड द पार्टी हु कॉल्स द विटनेसेस एज अ विटनेस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, द द पार्टी हु कॉल्ड सच विटनेसेस में इम्पीच हिज क्रेडिट। देखिए, जो पार्टी बुला रही है वो भी इम्पीच कर सकती है। भाई, आप एक विटनेसेस को लेके गए, एक विटनेस को लेके गए, 2-3 विटनेस, सपोज 3 विटनेस आप लेके गए अपने फेवर में कि सर, जो हमारे ऊपर खून का इल्जाम है कि हमने खून किया, हम तो थे ही नहीं वहां। अब उनमें से 2 ने कहा ये सर, ए और बी ने कहा कि सर ये नहीं थे, लेकिन सी कहने लगे सर हमने तो चश्मदीद गवाही है, वहां थे। ये तो होस्टाइल हो गए, ये इनके आए थे फेवर में, ये इनके अगेंस्ट हो गए। तो याद रखिए, इसके क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है द पार्टी हु कॉल्ड हिम। जिस पार्टी ने इसको बुलाया है वही इसको जो है, इसके क्रेडिट को इम्पीच कर सकती है। 3 ग्राउंड पे इम्पीच कर सकती है कि सर ये अनवर्दी ऑफ क्रेडिट हो गया है, सर इसने ब्राइब ले लिया, ब्राइब एक्सेप्ट कर ली है। और इसका जो फॉर्मर स्टेटमेंट था, इसने फॉर्मरली कहा था, जब पुलिस को इसने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में इसने कहा था कि सर ये तो बिल्कुल बेगुनाह है, ये तो जंगल में थे उस टाइम पर। अब ये कह रहे हैं कि हम वहीं थे, हमने खून किया है। तो इनके जो स्टेटमेंट को है इम्पीच किया जाए, सॉरी, इनकी जो वेरासिटी है उसको इम्पीच किया जा सकता है। यस, नो? जी। पढ़िए। Section 158, impeaching credit of witness. The हम्म, credit of a witness may be impeached in the following ways: by the adverse party, or with the consent of the court by the party who calls him. A. By the evidence of persons who testify that they, from their knowledge of the witness, believe him to be unworthy of credit. रुकिए। कोई भी क्रेडिट ऑफ अ विटनेस को इम्पीच किया जा सकता है बाय एडवर्स पार्टी, अंडरलाइन कीजिएगा, और विद द कंसेंट द पार्टी हु कॉल्स हिम। एडवर्स पार्टी कर सकती है और वो पार्टी कर सकती है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट जो लेके आई है। कब कर सकती है? जब उसको लगता है कि जो विटनेस है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट हो गया है, उसकी विश्वसनीयता के कोई पात्र नहीं बचा अब। सेकंड, जब या तो उसको ब्राइब दे दी गई है, या उसने कोई ब्राइब एक्सेप्ट कर ली, या रिसीव्ड एनी करप्ट इंड्यूसमेंट, उसने कोई करप्ट इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट किया है, या तो ब्राइब एक्सेप्ट की है, या तो ब्राइब्ड हो गया है, या ब्राइब को एक्सेप्ट कर रहा है, या कोई करप्ट इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट करने जा रहा है, या रिसीव की है। पढ़िए जरा। जी भाई। A. By the evidence of the persons who testify that they, from their knowledge of the witness, believe him to be unworthy of credit. B. By proof that the witness has been bribed, or has been accepted the offer of a bribe, or has received any other corrupt inducement to give his evidence. सी। C. C. By proof of former statements, by proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. क्लियर है बात? जी भाई। देखिए, हमने शुरू किया सेक्शन 149 से। 149 में क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है वेरासिटी चेंज की जा सकती है, जान सकते हैं कि हु इज ही, व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, एंड टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। अब यहाँ पे उसके वेरासिटी की बात है, तो वेरासिटी में हमने 156 पढ़ा। 156 में पूछा गया कि भैया आप जो है अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूरा हमने बताया कि किसी भी पर्सन की वेरासिटी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपने उससे पूछा है एज टू हिज वेरासिटी, और वो जो आंसर उसके द्वारा दिया गया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। 2 एक्सेप्शन उन्होंने बताया कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, जहां वो क्वेश्चन रिलेट करता हो उसकी प्रीवियस कन्विक्शन से, और एज टू इम्पीच हिज क्रेडिट।
उसके क्रेडिट को इम्पीच करने वाली बात हो। अब यहाँ पर जो है सेक्शन 158 कहता है कि इम्पीचमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द विटनेस। जो क्रेडिट ऑफ द विटनेस है कैसे इम्पीच किया जा सकता है, जो एक्सेप्शन 2 है ना उसको कैसे इम्पीच किया जा सकता है, वहां पर आप प्रूव कर दे कि सर उन्होंने जो है या तो ब्राइब ले ली है या अनवर्दी ऑफ क्रेडिट हो गए, या उनका आप फॉर्मल स्टेटमेंट देखिए, फॉर्मल स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रेजेंट स्टेटमेंट। जो फॉर्मल स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट से इनकंसिस्टेंट है। फॉर्मली इन्होंने कहा था कि हमने देखा था कि वो तो खेत में थे, एक के ऊपर इल्जाम है कि इन्हें बी का मर्डर किया है। विटनेस एक्स कह रहा है कि हमने देखा कि वो तो जंगल गए हुए थे, यहाँ कह रहा है कि सर हमने देखा कि ये तो मार रहे थे। इनकंसिस्टेंट है फॉर्मल स्टेटमेंट से। क्लियर है बात? यस नो? एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि जहां कोई विटनेस जो है दूसरी विटनेस को अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट डिक्लेयर करता है, अब यहीं पर जो है आपने तीन चीज देखी, किसी विटनेस को अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट डिक्लेयर कर दिया कि सर ये अनवर्दी हैं, अब इनके ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल नहीं रहे, किसी कोई विश्वसनीयता इनकी नहीं है। अब इनको जो है याद रखिएगा कि वेयर एनी विटनेस हैज बीन डिक्लेयर्ड अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट बाय द अदर विटनेस, एक विटनेस को दूसरे विटनेस के द्वारा अगर अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो याद रखिएगा कि जो अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और जो उसके द्वारा आंसर दिया जाएगा, व्हाट आंसर हैव बीन एड्यूस्ड, व्हाट आंसर हैज बीन गिवन बाय द अपोजिट पार्टी, वो फाइनल होगा। पढ़िए जरा, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जाएगा। Explanation. A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination chief, give reasons for his belief, बस but रुक he जाइए, may. रुक जाइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में जो है, जहां एक विटनेस ने दूसरे विटनेस को जो अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट किया, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं कि व्हाई ही हैज गिवन सच सच स्टेटमेंट। क्यों आपने कहा कि इन्होंने ब्राइब ले ली है, क्यों आपने कहा कि अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट हुआ, क्यों आपने कहा कि इनका प्रीवियस स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट है प्रेजेंट स्टेटमेंट से। ये आपको जो है रीजन देने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन इन चीफ में। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आंसर दिया उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। पढ़िए जी give ये शुरू से पढ़ देता हूँ. A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination in chief, give reasons for his belief, but he may ask his reasons in cross examination, and the answers which he gives cannot be contradictive, though if they are false he may afterwards be charged with giving false evidence. क्वेश्चन समझ आया क्या कहना चाह रहे एक्सप्लेनेशन? किस किस को समझ नहीं आई? इज इट क्लियर टू यू ऑल? देखिए कह रहा है कि जहां पर आपने 158 में देखा है कि जहां पर एक पार्टी अपने विटनेसेस को जो है अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट करी, तो ये कह रहा है कि जहां पर वन पर्सन डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस एज अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट, अगर किसी को अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट आपने डिक्लेयर किया है तो उसका रीजंस आप जो है उसके एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछेंगे जो उसको अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। हाँ नहीं पूछेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा कि आपने इनको अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट डिक्लेयर किया, क्यों किया? इन्होंने कहा सर इन्होंने ब्राइब ली है, सर इन्होंने ब्राइब ली है, ठीक है। इस आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा, आंसर नहीं दिया जाएगा कि सर इन्होंने ब्राइब नहीं ली, बट इनको जो है आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, बट इनके स्टेटमेंट को और गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस इनको चार्ज करा सकते हैं। क्लियर है बात? जी भाई क्लियर. पढ़िए इलिस्ट्रेशन, यही बात यहाँ भी लिखी है। Illustration. A sues B for the price of goods sold and delivered to B. C says that he delivered the goods to B. Evidence is offered to show that on a previous occasion he said that he had not delivered goods to B. The evidence is admissible. ठीक है, देखिए
ए जो है बी को चूज करता है फॉर गिविंग, वो जो है उसको गुड्स डिलीवर करता है और कहता है कि भैया हमारे पैसे तो दे दीजिए जो हमने आपको गुड्स डिलीवर किए थे। सी कहता है कि मैंने जो है बी को प्रीवियसली गुड्स डिलीवर किया था। तो एविडेंस शो किया जाता है, एविडेंस हैज बीन गिवन कि प्रीवियस ओकेजन पर जो है जो गुड्स दिया गया था सी के द्वारा, उसका एविडेंस दिया जा सकता है। तो ऐसा एविडेंस क्या होगा, एडमिसिबल होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? सेक्शन 149, 156, 158, इन 3 सेक्शन में कोई प्रॉब्लम? इसके बाद बस प्री वाले हमारे सब क्वेश्चन और आंसर होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए अब सेक्शन 150, सेक्शन 150। Section 150. When witness to be compelled to answer, if any question, such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of one section 137 shall apply thereto. देखिए, when witness may be compelled to answer, तो हमने कहा कि where a witness has been acquainted with the certain facts and the certain thing has to be adduced by the witness, तो उसको कंपेल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 137। ठीक है ना, 137 में कंपेल किया जा सकता है कि आप उसका आंसर दीजिए, आप बताइए वाई। हाँ, लेकिन उसको जो क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा ऐसे आंसर देने पर। लेकिन अगर वो आंसर फॉल्स होगा तो उसके लिए उसको जो है फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस हो सकता है। यस नो? जी भाई। चलिए नेक्स्ट। Section 150। 151. Section 151. Court to decide when questions shall be asked and when witness compelled to answer. बस याद रखिएगा कि व्हेन कोर्ट डिसाइड करेगी कि कब क्वेश्चन पूछना है और क्या क्वेश्चन पूछना है, कोर्ट डिसाइड करेगी। बस अंडरलाइन कर लीजिए 152, ये इंपॉर्टेंट है। Section 152. Questions not to be asked without reasonable ground. No याद such. रखिएगा, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम अ विटनेस विदाउट अ रीजनेबल ग्राउंड। किसी भी पर्सन से, किसी भी एक्यूज पर्सन से कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जो रीजनेबल ही नहीं है। अब आपको कोर्ट में ले जाके खड़ा कर देगा और आपसे पूछा गया वेदर यू आर डकैत, you are charged for committing a theft and the question is being asked whether you are डकैत। आप समाज के सभ्य व्यक्ति हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है वेदर यू आर डकैत, तो ये कोर्ट कहेगा कि ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए आप, दिस इज नॉट रीजनेबल। देखिए, पढ़िए। No such questions as referred to in section 151 ought to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded. इलिस्ट्रेशन ए। Illustration A. An advocate is instructed by another advocate that an important witness is a dacoit. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit. अंडरलाइन कीजिए, रीजनेबल ग्राउंड है, वो डकैत था, उसने डकैती की, ये रीजनेबल ग्राउंड था पहले से ही कि वो इस तरीके के उसमें डकैत थे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सभ्य व्यक्ति है उसके अगेंस्ट आप नहीं पूछ सकते। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बाद में इसके और इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट था पहला। अब आ जाइए नेक्स्ट 153। Section 153. Procedure of court in case of a question being asked without reasonable grounds. अगर बिना रीजनेबल ग्राउंड के आप फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी शिकायत की जाएगी। कहाँ शिकायत की जाएगी, अंडरलाइन कीजिएगा, हाई कोर्ट में, और आपकी अथॉरिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका लाइसेंस रद्द करने की रिक्वेस्ट की जाएगी। अंडरलाइन की। जी भाई। सर्कमस्टांसेस टू द हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी का मतलब आपकी काउंसिल, बार काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट 154। Section 154. Indecent and scandalous questions. Indecent or scandalous question cannot be asked in any proceeding। किसी प्रोसीडिंग में कोई इंडिसेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट। Section 155. Questions intended to insult or annoy. कोर्ट शैल फॉरबिड, कोर्ट शैल एब्सटेन, कोर्ट शैल रिफ्रेन, मना करेगी कि आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए जो इंडिसेंट हो और इंसल्ट करे या अनॉय करे। ठीक है, क्लियर है बात? जी भाई, क्लियर। अब आ जाइए सेक्शन 157।
hostile witness. Section 157. Questions by party to his own witness. The court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any questions to him which might be put in cross-examination by the adverse party. क्यों? क्योंकि हॉस्टाइल हो गया वो, हमने आगे 158 में पहले ही पढ़ा है, where a witness has become hostile and against the intention of the party, against the mandate of the party, जो पार्टी का मैंडेट था जिसलिए आपको लेके आए थे कि आप बताइए कि हमने जो है बी को नहीं मारा, आप कह रहे कि सर इन्होंने बी को मारा जंगल में, नहीं तो वहीं मार रहे थे चाकू से, ठीक है। तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या हो सकता है, द पार्टी हु कॉल्ड एज अ विटनेस में एग्जामिन्ड सच विटनेस एज क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। अब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन वाले सवाल सब पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्लॉज बी। तो अब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, सपोज करिए हॉस्टाइल होने से पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया, हॉस्टाइल होने के बाद स्टेटमेंट दिया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या उसका पूरी ही जो स्टेटमेंट्स है वो इनवैलिड हो जाएंगे कि पहले वाला पार्ट वैलिड और सेकंड वाला इनवैलिड। तो पहले वाले पार्ट पे रिलाई किया जा सकता है बिफोर बिकमिंग हॉस्टाइल। पढ़िए। Clause 2. Nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of the evidence of such witness. ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द, किसी पार्ट पे जो रिलाई कर सकते हैं, जो पहले हॉस्टाइल होने से पहले कुछ इस तरीके का पार्ट है, कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, तो उसके किसी भी पार्ट पर रिलाई कर सकते हैं। क्लियर है बात? जी भाई क्लियर। अब आ जाइए 160। Section 1. पढ़िए 160। Section 160. Former statements of a witness may be proved to corroborate later testimony as to same facts. In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. ठीक है ना, जो प्रीवियस स्टेटमेंट था उस प्रीवियस स्टेटमेंट को फॉर्मल प्रोसीडिंग में एंड इन द लेटर स्टेज इट मे बी प्रूव्ड। हमने कहा ना कि डाइंग डिक्लेरेशन दिया और वो पर्सन जिंदा रह गया, तो उसका स्टेटमेंट जो है लेटर स्टेज पे रेलिवेंट होगा और कोरोबरेट कर दिया जाएगा प्रीवियस स्टेटमेंट से। सपोज करिए एक विटनेसेस थे, पुलिस को उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सर ए बी को चाकू से मार रहा था, ठीक है। उसी को जो है, उसी विटनेस को, एक्स नाम के विटनेस को दोबारा से जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस बना के कोर्ट में पेश कर दिया। अब वो कोर्ट में आके कहते सर हमने देखा था कि ए बी को चाकू से मार रहा था, सेम थिंग। तो जो पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट वहां से को रिलेट कर सकते हैं। क्या पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट जो है द पर्सन हु इज गिवन द स्टेटमेंट में बी साइंड बाय द पर्सन हु हैज गिवन? नहीं भाई। No, sir. नेक्स्ट No, sir. 161. 161. What matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 26 or 27. Whether any 26 और 27 जो डाइंग डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट थे या जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग पे रेलिवेंट या लेटर प्रोसीडिंग में लेटर स्टेज पे या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में जो रेलिवेंट स्टेटमेंट्स है जो प्रूव हो चुके पहले से ही, जो साबित हो चुके, उनको कब किस लिए साबित और किया जा सकेगा मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद द प्रूव्ड स्टेटमेंट। किन किन मामलों में और साबित किया जा सके, किन किन बातों में और उन कथन को साबित किए जा सकेंगे, कब कब किए जा सकेंगे, तो पढ़िए जरा। whenever any statement relevant under section 26 or 27 is proved, all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it. हेडलाइन कीजिए, या तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि उन्होंने पहले जो स्टेटमेंट किया वो कुछ और था, अब जो स्टेटमेंट कर रहे हैं वो कुछ और है। समझ रहे हैं आप? 26 में खाली डाइंग डिक्लेरेशन ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? एज टू द बिजनेस है, वहां बिजनेस में तो उन्होंने कहा कि वो शिप कास्ट अवे हो गया था, वो उन्होंने वो बात लिखी, लेकिन बाद में कह रहे नहीं सर वो तो हमसे गलती हुई थी, तूफान तो नहीं था। तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, सही है बात? जी या भाई। कोरोबरेट किया जा सकता है। फिर
या इन ऑर्डर टू इम्पीच, उसकी जो इम्पार्शियलिटी है, उसकी जो वर्दीनेस है, उसको इम्पीच किया जा सकता है, उसके वर्दीनेस को इम्पीच किया जा सकता है, और कन्फर्म द क्रेडिट ऑफ द पर्सन, या उसके क्रेडिट को जो है कन्फर्म किया जा सकता है कि ही इज अ वर्दीनेस। कैसे वर्दीनेस है? कोरोबरेट करके, कॉन्ट्राडिक्ट करके इम्पीच किया जा सकता है। यस नो? जी भाई। पढ़िए। Or in पूरा order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross examination the truth of the matter suggested. ठीक है, क्लियर है ना बात? जी सर। बस, तो याद रखिएगा, किसी भी पर्सन को जो प्रीवियसली स्टेटमेंट दिया गया है, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को जो यूज किया जा सकता है कोरोबरेट करने के लिए और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, या कन्फर्म करने के लिए, या उसको इम्पीच करने के लिए, ठीक है ना? जी which have been already proved under section 26 and 27। ये अलग से भी प्री में पूछा जाता है कि 26 27 जो प्रूव्ड फैक्ट है उनको प्रूव कोरोबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। कौन से सेक्शन में? 161 वन। और 160 में कौन से सेक्शन प्रूव किए जा सकते हैं? जो खाली सेक्शन 26 वाले। नेक्स्ट आ जाइए, रिफ्रेशिंग मेमोरी 162। 162 refreshing memory. A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or soon afterward, that the court considers. Refresh की, any person can refresh his memory if he has been given any statement in writing। कुछ राइटिंग में दिया था तो उस राइटिंग को देख के दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं मेमोरी। आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर बहुत सी चीज अपनी डायरी में लिखे होते हैं, वो डायरी वो भी यूज करते हैं, तो उनके भी द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया तो उस स्टेटमेंट को उस डायरी में देख के वो रिफ्रेश कर सके, हाँ सर मैंने वैसा था। ठीक है, रिफ्रेशिंग ऑफ द मेमोरी गिवन अंडर सेक्शन 162। अब आ जाइए सेक्शन 164। पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं? नहीं नहीं भाई, नहीं पढ़ा शायद। हाँ, 164 नहीं पढ़ा। 165 पढ़वाया था आपने। हाँ हाँ, 164 पढ़िए। Section 164, right of adverse party as to writing used to refresh memory. हाँ, Any याद writing? रखिए, अगर एक पार्टी कर रही है, अगर वन पार्टी कर रही है तो दूसरी पार्टी को भी अधिकार है कि वो भी जो है रिफ्रेश कर सकते हैं मेमोरी। ये भी सवाल पूछा गया है। अब आ जाइए, हमने 165 पढ़ चुके हैं, 166 पढ़ चुके हैं, 167 पढ़ चुके हैं। यस नो? जी भाई। ठीक है। जी जी। 168 168, judges power to put questions on order production. ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन पूछेगा? तो जजेस को पावर है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, रेलिवेंट इररेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही वो सेक्शन है, सेक्शन 311A ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के 311 में जो विटनेसेस को बुलाता है, यहीं से पावर है जज को, ठीक है? या किसी एक्यूज को समन करता है 319 सीआरपीसी में। क्लियर है बात? जी भाई। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 169। Chapter 11 of improper admission and rejection of evidence. Section 169, no new trial for improper admissions or rejection of evidence. ठीक है, कोई न्यू ट्रायल नहीं होगा। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि नो न्यू ट्रायल और इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन। कोई इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ था या रिजेक्शन हुआ था, एडमिशन वाले चैप्टर में आप जाइए, आप अब बाद में कह रहे सर वो तो एडमिशन गलत था, हम एडमिशन नहीं कर रहे थे, या सर आपने जो रिजेक्ट किया था वो एडमिशन गलत रिजेक्ट किया था सर, हम तो एडमिशन नहीं। अब न्यू ट्रायल नहीं होगा, डी नोवो नहीं होगा, डी नोवो नहीं होगा। चलिए आप बताइए, एनी क्वेश्चन?